नमस्कार, मैं पवन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं खबरें अब तक में, जहां सिर्फ खबरें नहीं दिखाई जाती बल्कि सवाल भी उठाए जाते हैं, जवाब भी तलाशे जाते हैं और सत्ता से सवाल करने का साहस भी किया जाता है। आज की हमारी खास पेशकश में हम बात करेंगे उस यूनिवर्सिटी की जो छात्रों से फीस तो लेती रही लेकिन भविष्य देने में फेल रही। आगे बात उस नेता की जो गठबंधन की परवाह किए बिना अपनी चाल चल गया। साथ ही उस विसर्जन की जो आस्था से शुरू होकर अशांति में बदल गया। और अंत में बात उस पड़ोसी देश की जहां जैन जी ने डेटा पैक नहीं डेमोक्रेसी मांगी है। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करें, लेकिन उससे पहले ये नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, 1500 करोड़ रुपए देने का किया ऐलान। नेपाल पीएम ओली ने दिया इस्तीफा, पूर्व पीएम हमले में जख्मी सेना ने बचाया। हिंसक प्रदर्शन से काठमांडू एयरपोर्ट बंद, भारतीय उड़ानें रद्द, दूतावास ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ पूरा, पीएम मोदी से लेकर राहुल सोनिया ने डाला वोट। पिता के केस में पुलिस कर रही है लापरवाही, जीशान सिद्दीकी का बड़ा आरोप। नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया बैन वापस लिया, हिंसक प्रदर्शनों में 20 की मौत, 300 से ज्यादा घायल। शिल्पा के पति राज कुंद्रा की बड़ी मुश्किलें, ईओडब्ल्यू ने भेजा सम्मन। कुल्लू में फिर भूस्खलन, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। 1 लाख के करीब हुआ 22 कैरेट सोना, 1,24,689 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंची चांदी। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 314 अंक चढ़ा, निफ्टी में भी उछाल। तो चलिए अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में। एक तरफ योगी सरकार कहती है कि प्रदेश में कानून का राज है, शिक्षा का स्तर ऊंचा है और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है, लेकिन जब एक यूनिवर्सिटी 17 साल तक ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा जमाए बैठी रही, 4 साल से बिना मान्यता के छात्रों से फीस वसूलती रही, परीक्षा नहीं कराती और एफआईआर के बाद भी दाखिले जारी रखती है, तो सवाल उठता है कि सरकार की आंखें इतनी देर तक बंद क्यों थीं? क्या कार्रवाई के लिए छात्रों की पिटाई और बवाल जरूरी था? बाराबंकी की रामस्वरूप यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर तो जरूर चल गया, लेकिन वो अब सवाल भी खड़े कर रहा है। जी हां, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित रामस्वरूप यूनिवर्सिटी पर शनिवार को प्रशासन का बुलडोजर चला। करीब 17 साल बाद प्रशासन को याद आया कि यूनिवर्सिटी ने ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। 2 बुलडोजर दोपहर तक यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़े रहे और परिसर के अंदर दाखिल होकर अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। प्रशासन की ओर से यह कार्रवाई ग्राम सभा की जमीन पर अवैध निर्माण के चलते की गई। गौरतलब है कि खुजर गांव के ग्राम प्रधान रामनाथ यादव पिछले कई सालों से इस कब्जे की शिकायत करते रहे। 5 बार अफसरों को पत्र लिखा, लेखपाल से लेकर एसडीएम तक के दरवाजे खटखटाए, लेकिन सुनवाई किसी ने नहीं की। यहां तक कि 2013 में गांव के पूर्व प्रधान रानी ने भी शिकायत की थी, मगर तब अधिकारियों की फाइलें भी शायद कब्जा मुक्त नहीं थीं। अब जब छात्रों का आंदोलन, एबीवीपी का प्रदर्शन और पुलिस लाठीचार्ज की तस्वीरें वायरल हुई, तब जाकर प्रशासन की नींद टूटी और पुरानी शिकायत पर कार्रवाई की गई। आपको बता दें, 1 सितंबर को यूनिवर्सिटी के एलएलबी के छात्रों ने आरोप लगाया था कि यूनिवर्सिटी की वीसीआई से मान्यता 2021 में ही समाप्त हो चुकी है। इसके बावजूद यूनिवर्सिटी 2023-24 और 2024-25 में एडमिशन लेती थी। यहां तक कि पिछले 4 साल से कोई एग्जाम नहीं कराए गए। छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया, लेकिन यूनिवर्सिटी 2025-26 के लिए भी रजिस्ट्रेशन शुरू कर चुकी थी। जब छात्रों ने विरोध किया तो पुलिस ने उन्हें दौड़ा कर पीटा। लाठीचार्ज में 12 छात्र घायल हुए। एबीवीपी कार्यकर्ताओं को भी पीटा गया। इससे नाराज होकर छात्रों ने 2 सितंबर को विधानसभा का घेराव किया और लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर भी प्रदर्शन किया। बवाल के बाद 3 सितंबर की रात को यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही
कि उसी दिन शाम को बीसीआई ने यूनिवर्सिटी के एलएलबी कोर्स को फिर से मान्यता दे दी। अब सवाल यह है कि एफआईआर दर्ज करने वाला शासन और मान्यता देने वाला बीसीआई दोनों क्या आपस में बात नहीं करते, या फिर यह मान्यता सिर्फ छात्रों की आवाज दबाने के लिए दी गई है। वहीं अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की सघन जांच के आदेश दिए हैं। हर जिले में विशेष जांच टीमें बनाई जाएंगी, जिसमें प्रशासनिक, पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल रहेंगे, जिसमें प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान में मान्यता व प्रवेश प्रक्रिया की जांच होगी। बिना मान्यता कोर्स पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 15 दिन में शासन को रिपोर्ट देनी होगी। छात्रों की फीस भी ब्याज सहित वापस करनी होगी। सभी कोर्स की सूची व स्वीकृति पत्र की जांच होगी। मंडलायुक्त जांच पर सीधी निगरानी रखेंगे। जाहिर है योगी आदित्यनाथ की सरकार नीति भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की है, लेकिन जब एक यूनिवर्सिटी 17 साल तक जमीन पर कब्जा करती है, बिना मान्यता कोर्स चलाती है, छात्रों का भविष्य अंधेरे में धकेलती है और कार्रवाई तक नहीं होती, तब लाठी चले, वायरल वीडियो बने और कोर्ट में याचिका पहुंचे, तो जनता पूछती है कि क्या अब भी भरोसा करें या बुलडोजर का इंतजार करें। आखिर प्रशासन तब ही क्यों जागता है जब जनता हंगामा करती है, सड़कों पर उतरती है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। अभी तो सीटें बटी भी नहीं, लेकिन साहब ने उम्मीदवारी भी तय कर दी। जी हां, एनडीए में बात बात पर तालमेल की दुहाई दी जाती है, मगर नीतीश कुमार ने तो तालमेल को बाईपास कर सीधा कैंडिडेट मेल ही कर दिया। सवाल उठता है कि क्या ये नीतीश कुमार का मास्टर स्टॉक है, या फिर सीट शेयरिंग की खींचतान से तंग आकर उन्होंने इकला चलो रे का रास्ता अपना लिया है। जी हां, समझने वाली बात है। नहीं समझिए तो आइए हम आपको बताते हैं। चलिए आपको इसको विस्तार से भी समझाते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी ना हुआ हो, लेकिन सियासी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। सबसे बड़ा उलटफेर तब देखने को मिला जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बक्सर के राजपुर सीट से पूर्व मंत्री संतोष कुमार निराला को जेडीयू का आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर दिया। वो भी तब जब एनडीए के सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक तय भी नहीं हो पाया है। इस ऐलान के दौरान बिहार के डिप्टी सीएम और भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी भी मंच पर थे, लेकिन नीतीश ने जैसे ही राजनीतिक चुप्पी को तोड़ते हुए जेडीयू की मर्जी से उम्मीदवार तय करने का ऐलान कर दिया। नीतीश कुमार ने बाकायदा जनसभा में संतोष निराला की ओर इशारा करते हुए कहा, हमने बहुत काम किया है, अब जनता की जिम्मेदारी है कि वो संतोष निराला को जिताए। सुनिए मन से क्या कुछ कहा नीतीश कुमार ने। अब चुनाव कुछ ही दिन में होने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा। मंत्री अरे कैसे आप जिताइएगा नहीं, फिर जिताइएगा ना। सब काम करने वाले हैं, यही कहेंगे आपके बीच में आए हैं, सब लोगों को जिताइएगा। और यहाँ पर सभी लोगों ने पूरा सम्राट चौधरी नहीं बोल रहे, आप जान लीजिए। देखा जाए तो नीतीश कुमार ने न केवल उम्मीदवार घोषित किया है, बल्कि जनता से वोट देने की सीधी अपील भी कर दी है। अब आपको यह भी बता दें कि राजपुर सीट इतनी अहम क्यों है। दरअसल ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। संतोष निराला इस क्षेत्र से पहले भी विधायक रह चुके हैं और 2 बार मंत्री भी हैं। हालांकि 2020 में उन्हें कांग्रेस के विश्वनाथ राम से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार ने उन्हें एक बार फिर से परंपरागत चेहरा मानते हुए टिकट दिया है, जिससे साफ होता है कि जेडीयू अपने पुराने गढ़ को छोड़ना नहीं चाहती। वहीं अब सवाल है कि एनडीए में अभी कुर्सी तय नहीं हुई तो सीटें कैसे बटेंगी। तो आपको बता दें, नीतीश कुमार का यह फैसला ऐसे समय आया है जब एनडीए के 5 घटक दलों के बीच अभी तक सीटों को लेकर स्पष्ट सहमति नहीं बन पाई है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच नंबर 2 की खींचतान चल रही है। चिराग पासवान और जितिन मांझी अपनी अपनी हिस्सेदारी को लेकर आक्रामक रुख में हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी पार्टी के लिए बेहतर सौदेबाजी की कोशिश में हैं। ऐसे में नीतीश ने ऐसे माहौल में उम्मीदवार घोषित करके बीजेपी को यह साफ संदेश दिया है कि जेडीयू अपनी
पारंपरिक सीटों पर कोई समझौता नहीं करेगी, चाहे गठबंधन में कुछ भी चलता रहे। कुल मिलाकर नीतीश कुमार ने इस कदम से साफ हो गया है कि वो अब निर्णय लेने में देरी नहीं करना चाहते, चाहे वो गठबंधन धर्म की कीमत पर ही क्यों ना हो। सीट शेयरिंग तो अब एनडीए के लिए वैसा हो गया है जैसे शादी तय करने से पहले बच्चों के नाम सोच लेना। नीतीश कुमार ने जिस अंदाज में संतोष निराला का ऐलान किया है वो न सिर्फ बीजेपी के लिए संदेश है बल्कि एनडीए के बाकी घटक दलों के लिए चेतावनी है कि वक्त रहते तय कर लिया तो सही है, वरना तो निकल पड़ेंगे अपनी डगर पर हम। सवाल ये नहीं कि संतोष कुमार निराला उम्मीदवार बनेंगे या नहीं, सवाल ये है कि क्या अब एनडीए में सहयोगी शब्द का मतलब सिर्फ दिखावा बनकर रह गया है। खैर, अभी तक पीएम मोदी या एनडीए के बाकी दलों की इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। गणपति बप्पा मौर्य। लेकिन कर्नाटक के मांड्या में जब बप्पा विदाई की तैयारी में थे तब कुछ पत्थरों ने माहौल को इतना जहरीला कर दिया कि भक्ति का जुलूस दहशत में बदल गया। सवाल यह है कि क्या अब हमारे त्योहार भी सर्कुलर राजनीति के शिकार होंगे? क्या गणेश विसर्जन अब धार्मिक सौहार्द की मिसाल नहीं, सांप्रदायिक झड़प का बहाना बनता रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हिंदू त्योहारों पर जुलूस निकालना अब एक खास अधिकार है जिसे कुछ ताकतें छीनना चाहती हैं? वहीं पूरा मामला क्या है ये भी आपको आइए बता देते हैं। दरअसल रविवार रात कर्नाटक के मांड्या जिले के मुदूर कस्बे में गणेश प्रतिमा के विसर्जन के दौरान एक मस्जिद के पास पत्थरबाजी शुरू हुई, जिसके बाद देखते ही देखते ये सांप्रदायिक झड़प में बदल गया। जुलूस राम रहीम नगर से गुजर रहा था, तभी अचानक पथराव शुरू हो गया जिसमें कम से कम 8 लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। तनाव अभी भी बरकरार है। धारा 144 लागू कर दी गई है और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं स्थानीय प्रशासन की माने तो स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है और गणेश विसर्जन कड़ी सुरक्षा के बीच कराया गया। लेकिन सवाल यह है कि जब ये इलाका पहले से संवेदनशील था तो जुलूस के दौरान सुरक्षा इंतजाम क्यों अच्छे नहीं थे? क्या ये पूर्व नियोजित हिंसा थी और क्या पुलिस ने दोनों पक्षों से समान व्यवहार किया? वहीं इस घटना ने राजनीति को भी उबाल पर ला दिया है। केंद्रीय मंत्री शोभा ने सवाल उठाया है कि हिंदुओं को लग रहा है कि ये सरकार उनकी नहीं। गणेश चतुर्थी के दौरान तमाम अड़चनें डाली गईं और अब पथराव। कांग्रेस सरकार हिंदुओं को दबा रही है। देखा जाए तो देश में त्योहार मनाना अब सिर्फ आस्था का मामला नहीं, शायद साहस का भी बन गया है। जहां जुलूस निकालने से पहले धारा 144 और विसर्जन से पहले दंगा नियंत्रण बल बुलाना पड़े, वहां लोकतंत्र की पूजा से पहले सांप्रदायिक बारूद को बुझाना जरूरी हो गया है। सवाल यह है कि क्या ये वही भारत है जहां त्योहार लोगों को जोड़ते थे, तोड़ते नहीं थे? क्योंकि धर्म अगर वोट बैंक बन जाए और श्रद्धा अगर राजनीति की बलि चढ़ जाए तो वहां ना संविधान बचता है और ना सभ्यता। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर इन दिनों सिर्फ नारों की गूंज नहीं है, यहाँ जनरेशन जेड का उबाल है। वो गुस्सा है जो लाइक और शेयर से नहीं, अब सीधा संविधान और सड़कों से निकल रहा है। 4 सितंबर को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार के द्वारा अचानक 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जिस पर फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब शामिल थे, उन पर बैन लगाने के बाद देश की राजनीति में भूचाल आ गया। सरकार ने बैन के पीछे तर्क दिया कि ये प्लेटफॉर्म गलत सूचना और अफवाहों के अड्डे बन चुके हैं। लेकिन देश की युवाओं ने इसे अपनी डिजिटल आज़ादी की हत्या करार दिया और फिर जो हुआ उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। काठमांडू की सड़कों पर हजारों युवाओं ने सरकार के इस कदम का विरोध करते हुए मार्च निकाला। ये प्रदर्शन केवल एक हैशटैग की लड़ाई नहीं थी, बल्कि वो असली विद्रोह था जो एक डिजिटल युग की पीढ़ी और एक पुरानी सत्तावादी सोच के बीच टकराव का प्रतीक बन गया। संसद भवन घेरने की कोशिश, पुलिस की ओर से आंसू गैस, पानी की बौछारें, सब कुछ ऐसा जैसे लोकतंत्र की दीवारें हिल रही हों। स्थिति अब सिर्फ विरोध प्रदर्शन तक
सीमित नहीं रही। राजधानी समेत देश के कई इलाकों में आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव की घटनाएं सामने आईं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के निजी आवास पर हमला किया, तोड़फोड़ की और आग लगा दी। इसके पहले प्रधानमंत्री ओली की पार्टी के नेताओं के घरों को भी निशाना बनाया गया। तेजी से बिगड़ते हालात के बीच गृह मंत्री, कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री समेत 5 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। पीएम ओली ने दबाव में आकर उप प्रधानमंत्री को कार्यवाहक जिम्मेदारी सौंप दी और उपचार के नाम पर दुबई जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं काठमांडू का त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अब बंद कर दिया गया है। सभी उड़ानें रद्द हैं। मंत्रियों को सेना के हेलीकॉप्टरों से सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। राजधानी में कर्फ्यू और भारी सुरक्षा के बावजूद विरोध की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि बढ़ते विरोध को देखते हुए नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया ऐप पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। विरोध प्रदर्शनों के हिंसक होने और पुलिस के साथ झड़पों के बाद ये फैसला लिया गया। इस हिंसक प्रदर्शन में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है और 300 से ज्यादा लोग घायल हैं। ऐसे में युवाओं का ये गुस्सा कब शांत होगा, ये देखने वाली बात होगी। ये तो थी आज की वो सबसे अहम और असरदार खबरें, चाहे वो उत्तर प्रदेश की वो यूनिवर्सिटी हो जो कानून को चुनौती दे रही थी, या नीतीश कुमार की राजनीति, या फिर नेपाल की वो नई पीढ़ी जो अब मौन नहीं मोर्चा खोल रही है। इन सब के बीच एक बात साफ है कि अब जनता सिर्फ देखने के लिए नहीं, टोकने के लिए भी तैयार है और शायद यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों और नई सोच के साथ। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे आपसे सी न्यूज़ भारत पर, इसी वक्त, इसी समय और इसी कार्यक्रम में।